चलिए, तो थर्ड एंड फाइनल टेक्निक हमारी हो सकती है कि ऑप्टिमिस्टिक मेथड से हम किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी को बचाएं, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है, राइट। अब ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आप सबको पता है, अब अभी कोरोना टाइम में तो हम यही वर्ड यूज करते हैं, बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, राइट, अजम्पशंस। तो अजम्पशंस के बेसिस पर, बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अजम्पशन के बेसिस पर अब हम कॉन्ग्रुएंसी को किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है। पहले हमने लॉक लगा के बचा लिया कॉन्ग्रुएंसी को, दूसरे तरीके में हमने टाइम स्टैम्प के साथ में बचा लिया कॉन्ग्रुएंसी को। अब फाइनली हम क्या करते हैं, हम कुछ प्री अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं, हम ना लॉक्स ना टाइम स्टैम्प कुछ यूज नहीं कर रहे। तीसरा तरीका कॉन्ग्रुएंसी से बचने का हो सकता है, कुछ प्री अजम्पशंस हम बना लें, कुछ प्री थॉट प्रोसेस अजम्पशंस, आई होप यू ऑल नो, कुछ प्री थॉट प्रोसेस बना लें कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाना चाहिए, राइट। कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस हम क्रिएट कर ले अपने माइंड में और उन अजम्पशंस का सोल्यूशन निकाल के रख ले, राइट। तो वो अजम्पशन की अप्रोच को जब आप यूज करोगे कॉन्ग्रुएंसी को बचाने के लिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो डिटेल में समझ लेते हैं क्या होती है ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और किस तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा इसमें। बेस्ड ऑन द assumptions, जैसा जस्ट आई सेड, द मेजॉरिटी ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट। हम अगर कोई assumptions बना लें तो मेजॉरिटी ऑफ डेटा ऑपरेशंस हमारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक assumptions क्रिएट कर लिया कि मास्क पहनने से वायरस नहीं आएगा, है ना, या फिर हमने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग हम करेंगे अगर हम, तो अगेन कोविड वायरस से हम बच सकते हैं, राइट। तो दीज आर व्हाट, दीज आर जस्ट एन अजम्पशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना, ये एक अजम्पशन है, प्री अजम्पशन है, कंडीशन है जिसको हमने माइंड में सेट कर लिया है, जिसकी हेल्प से आप इस पर्टिकुलर बीमारी या वायरस से बच सकते हो। तो इसी तरीके से हम इस पर्टिकुलर अप्रोच में कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस क्रिएट करेंगे, कुछ सेट ऑफ फेजेस क्रिएट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे ताकि ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट ना करें, कॉन्ग्रुएंसी क्योंकि एक साथ होगी तो सब एक साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें, ठीक है। बेसिकली अजम्पशन सेट करेंगे और अलग अलग तरीके से उन अजम्पशंस को प्रोसेस में लेंगे, राइट, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, राइट। डज नॉट रिक्वायर लॉकिंग और टाइम स्टैम्प टेक्निक, इसमें हमको ना ही कोई तरीके की लॉक की ज़रूरत है, ना ही कोई टाइम स्टैम्प टेक्निक की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ फेजेस होंगे, कुछ अजम्पशंस होंगे जिसके बेसिस पर काम किया जाएगा, right? I hope this is clear in your mind. Transaction is executed without restrictions until it is committed, राइट। ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोई लॉक नहीं होगा उनका, एक रिस्ट्रिक्शन लॉक का लगा देते थे ना हम डेटा ट्रांजैक्शंस पर, कोई लॉक नहीं होगा, कोई टाइम स्टैम्प नहीं होगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तब तक एग्जीक्यूट करेगा ट्रांजैक्शन जब तक वो कमिट या अबॉर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कमिट या अबॉर्ट नहीं हो जाता, तब तक ट्रांजैक्शन स्मूथली अपना काम कर सकता है, राइट। अभी हमने अप्रोचेस नहीं डिस्कस करी, कौन से अजम्पशंस हम बनाएंगे वो डिस्कस नहीं करे हैं, राइट, क्योंकि तुम्हारे में आएगा दिमाग कि मैम जब ऐसा हो सकता था तो लॉक क्यों यूज करे, टाइम स्टैम्प क्यों यूज किया, राइट। तो हर टेक्निक का ना, हर एक अप्रोच का अपना अपना बेनिफिट्स हैं, अपने अपने नेगेटिव्स हैं, राइट। तो अगर किसी के पॉजिटिव्स होते हैं तो नेगेटिव्स भी होते हैं, तो हर एक अप्रोच के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि स्पीड फास्ट कर लेगी, लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि आपको प्रोसेसिंग में डिले हो जाएगा, या आपके पर्टिकुलर लॉक्स लग गए तो आपको अनलिमिटेड टाइम तक डेडलॉक की कंडीशन को फेस करना पड़ेगा। डेडलॉक की कंडीशन अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, अपने अपने नेगेटिव्स हैं, हर एक टेक्निक को अपन समझेंगे, किसको कहाँ पे यूज में ली जाएगी वो डिपेंड करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, ठीक है। तो हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या है, बेसिकली acceptable for mostly read or query database system that require very few update transaction, ठीक है। जैसे मैंने बोला, हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को कब यूज में ले सकते हैं, जब हमारे पास डेटाबेस में हमको सिर्फ रीड ऑपरेशन या सिंपल क्वायरी परफॉर्म करनी हो, ज़्यादा राइट ऑपरेशन आपके नहीं हो, ठीक है। एक या दो या तीन चार राइट ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं
तब आप इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को प्रैक्टिकली यूज में ले सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से बचने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा राइट ऑपरेशंस हैं तब अगेन हम इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को यूज़ नहीं ले पाएंगे, ये ज़्यादा अपडेट ऑपरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फाइन। तो सिंपल सी चीज़ ये हो गई हमारी कि एक्सेप्टेबल कब करेंगे हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को, जब ओनली फ्यू रीड एंड क्वायरी ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करने हो और बहुत वेरी फ्यू अपडेट बहुत कम राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, तब अपन इस टेक्निक को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, 3 फेजेस होंगे अपने, 3 अजम्पशंस बोल लीजिए या 3 फेजेस बोल लीजिए। जैसे इफ यू रिमेंबर 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में 2 फेजेस थे, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज, राइट। ग्रोइंग फेज एंड यहाँ पे एक लॉक्ड फेज था, जिस पर्टिकुलर लॉक्ड फेज में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज। इसी तरीके से हमारे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में भी हमने अजम्पशंस को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच विल बी रीड, वैलिडेशन एंड राइट। ठीक है, 3 डिफरेंट फेजेस होंगे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में, रीड फेज, वैलिडेशन एंड राइट फेज, राइट। ये 3 कैटेगरीज हो गई। अब अपन को देखनी है कि इन 3 कैटेगरीज में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, राइट। ये 3 कैटेगरीज में अपन को देखना है कि ये 3 कैटेगरीज किस तरीके से कौन सा अजम्पशन बनाए में करेंगे, जिनको हमको फॉलो करना है। ओके, चलिए तो फिर आ जाते हैं अपने अजम्पशंस पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इन पॉइंट्स में तो पूछ सकते हो चैट पे। आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। वॉइस कम आ रही है क्या? आई थिंक सही आ रही है। चरणजीत अब देखो। हाँ, वो अजम्पशंस अभी डिस्कस नहीं। हाँ वैभव बोलो। फाइन, तो सबसे पहले आता है अपने पास रीड फेज। ट्रांजैक्शंस रीड द डेटाबेस, executes the needed computations and makes the update to private copy of database value. ठीक है, all update operations of transactions are recorded in a temporary update file which is not accessed by remaining transactions. हमने बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, हम अपने ट्रांजैक्शन के लिए एक बफर, ऑब्वियसली हमारा डीबीएमएस में टेम्पररी मेमोरी होती है बफर, हम एक बफर क्रिएट कर लेंगे। जो भी ऑपरेशन वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी ऑपरेशन वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम किस में स्टोर करके रखेंगे, बफर में स्टोर करके रखेंगे। कोई भी दूसरे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इस बफर के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, हम एक टेम्पररी स्टोरेज रखते हैं अपने ट्रांजैक्शन रीड फेज, यानी कि एक अजम्पशन हमने एक बनाया रीड का कि हम एक टेम्पररी स्टोरेज रखते हैं जहाँ पे मैं सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगी, सारे चेंजेस परफॉर्म करूँगी, उसको मेन डेटाबेस वैल्यूज़ के साथ में कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, डेटाबेस के साथ में हम लास्ट में उसको करेंगे, उस वो भी फेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एक अजम्पशन बनाया कि जब तक मेरा ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाता या कबॉट नहीं हो जाता, तब तक मेरा सारा का सारा कंटेंट जो है वो बफर में स्टोर किया जाएगा। सारा का सारा कंटेंट जब आप बफर में स्टोर कर रहे हो तो ये एक टेम्पररी कॉपी है। टेम्पररी कॉपी में जैसे T1 ट्रांजैक्शन इस बफर में काम कर रहा है, दूसरे ट्रांजैक्शन इस बफर की वैल्यू, इस बफर में क्या हो रहा है उसको पता नहीं लगा सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, तो रीड फेज में तो अपन ने एक टेम्परेरी कॉपी बना ली। दूसरे फेज में आए अपन वैलिडेशन फेज में। वैलिडेशन फेज में हम बोल रहे हैं कि हम सारे के सारे ऑपरेशंस को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट मतलब चेक करना, है ना। हम सारे के सारे ऑपरेशंस जो बफर में हुए हैं ना, लेट सपोज बफर में आपके 4 ऑपरेशंस हुए हैं, रीड ए, राइट ए, रीड बी एंड राइट बी। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस आपके बफर में हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमने रीड में तो बोला हम सारा का सारा कंटेंट बफर में स्टोर करेंगे। सेकेंड स्टेप में वैलिडेशन फेज में हम बोलते हैं कि हम इन सब स्टेप्स को चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई भी स्टेप मेरे डेटाबेस की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मैनिपुलेट नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, हम सिंपली इनको चेक करके क्या बोलेंगे कि कोई भी स्टेप मेरे डेटाबेस की इंटीग्रिटी या फिर मेरे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मैनिपुलेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे सिंपल चेक होगा, राइट। जैसे कि वही चीज़ मैं अब चेक कर रही हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया है कि नहीं किया है, राइट। वही वाली चीज़ वैलिडेशन, transaction is validated to ensure that changes made will not affect the integrity and consistency of database। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या होता है ये डेटाबेस की इंटीग्रिटी? तो होती है वैल्यू ऑफ करेक्टनेस, कि कितना % आपका डेटा सही आउटपुट क्रिएट कर रहा है। और कंसिस्टेंसी, आपके डेटाबेस में कितने चेंजेस जो हो रहे हैं वो सही चेंजेस अकर होने चाहिए। ओके, तो वैलिडेशन फेज सिंपल, फर्स्ट फेज में रीड कर लिया, सेकंड फेज में हमने उसको चेक कर दिया, वैलिडेट कर दिया। अगर आपका डेटाबेस अगर आपके बफर में जो भी ट्रांजैक्शन ने चेंजेस करे हैं वो सही हैं तो हमारा वैलिडेशन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं, देन द ट्रांजैक्शन गोज टू राइटिंग फेज। अगर नहीं, इफ नेगेटिव आता है अपना वैलिडेशन टेस्ट, तो हमारा राइटिंग फेज में वो ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको बोलना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो फर्स्ट अपना रीड फेज होगा, उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन वैलिडेशन फेज में आएंगे जिसमें चेकिंग की जाएगी। उसके बाद अगर चेकिंग करते टाइम इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है, तभी आपका वो थर्ड फेज राइटिंग फेज में जाएगा, नहीं तो उसको हम फिर से फर्स्ट फेज में भेज देंगे। ठीक है, if the validation test is positive, the transaction goes to writing phase. If negative, the transaction is restarted and the changes discarded। जो भी बफर में चेंज किए गए थे वो क्या हो जाएंगे? रोल बैक, है ना, डिस्कार्ड हो जाएंगे। सारे के सारे जो भी बफर में आपने चेंज किए थे वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे, और वापस से हम रीड फेज में आ जाएंगे जब हम सारा का सारा बफर में कंटेंट रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट हमारा फेज है राइटिंग फेज, जिसमें सारे के सारे चेंजेस परमानेंटली आपके डेटाबेस में अप्लाई हो जाएंगे। जो भी बफर का कंटेंट था वो अब सारा का सारा कंटेंट आपके मेन डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो गया है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी। इफ यू रिमेंबर, एसिड प्रॉपर्टी में हमने ड्यूरेबिलिटी पढ़ी थी, वो यही होती है कि जब बफर का परमानेंटली कंटेंट मेन डेटाबेस में स्टोर हो जाए, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। तो दीज आर द 3 phases ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जिसमें फर्स्ट फेज में सिर्फ और सिर्फ रीड किया जाएगा कंटेंट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो लोकल बफर में किया जाएगा, एक टेम्परेरी स्टोरेज पे किया जाएगा, जिसमें से आप किसी भी वैल्यू को, दूसरे ट्रांजैक्शन की किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाओगे, दूसरे ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर के बफर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देन आता है आपका वैलिडेशन फेज। हर एक ट्रांजैक्शन के पास अपना एक वैलिडेशन फेज होगा सेकेंड स्टेप पे, जिस फेज में सारे चेंजेस जो भी बफर में परफॉर्म किए गए हैं वो चेक किए जाएंगे कि क्या ये मेरे मेन डेटाबेस की इंटीग्रिटी, करेक्टनेस को इफेक्ट कर रहा है क्या, या फिर कंसिस्टेंसी, वैल्यू के चेंज को इफेक्ट कर रहा है क्या। अगर इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी डेटाबेस की मेंटेन्ड है, तब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन थर्ड फेज में जाएगा, विच इज राइटिंग फेज। अगर मेंटेन्ड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आई है इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी में, तब वो वापस से रोल बैक कर दिया जाएगा और रीड फेज में आ जाएगा। अगर है तो राइटिंग फेज में आके सारे के सारे चेंजेस को परमानेंटली डेटाबेस पे पुट कर देगा, राइट। तो दीज वर योर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल, राइट, फाइन। ये 3 फेजेस थे आपके कॉन्ग्रुएंसी ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल विद ऑप्टिमिस्टिक मेथड। इसमें किसी हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, टाइम स्टैम्प एंड लॉकिंग मेथड्स। अब देखिए, अब कॉन्ग्रुएंसी को हमने कंट्रोल कर लिया इन 3 मेथड्स को यूज में लेके, राइट। लेकिन फिर भी जो एक बेसिक जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, विच इज इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स। अगर मान लीजिए ज़्यादा राइट ऑपरेशंस हैं हमारे ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, ये भी राइट ऑपरेशन है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपके राइट ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच फेल हो जाएगी।
टाइम स्टैम्प में टाइम स्टैम्प एंड कॉन्ग्रुएंसी लॉकिंग मेथड से भी अगर हम परफॉर्म करें तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम हमारा फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये टेक्निक्स फेस करी भी, अगर मैंने इन टेक्निक्स को यूज़ भी ले लिया, तब भी मैं इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स को तो फेस करूंगी ही करूंगी। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, छोटा ट्रांजैक्शन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग ट्रांजैक्शंस, जो आपके बहुत ही लॉन्ग एरिया पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस का क्या होगा, जिसमें मल्टीपल राइट ऑपरेशंस होंगे, हर एक कस्टमर राइट ऑपरेशन लगाए, तो उन ट्रांजैक्शन का क्या होगा। उन ट्रांजैक्शंस में हमको फिर से करेक्टनेस की प्रॉब्लम आएगी, इंटीग्रिटी की, और वैल्यूज तो चेंज होंगी ही होंगी। कॉन्ग्रुएंसी में जैसे प्रॉब्लम्स में देखा था ना, डर्टी रीड प्रॉब्लम, वो कॉपी कर लेता है अनकमिटेड डेटा की वैल्यू को, एंड ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमने इंडिविजुअली, अब हमने पूरे ट्रांजैक्शन की अप्रोच डिस्कस नहीं करी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच या ऑप्टिमिस्टिक या लॉकिंग या टाइम स्टैम्प, पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में हम बात नहीं करते। अब हम इंडिविजुअली एक एक इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली किसके बारे में बात करेंगे, कि अगर हम ऐसा ना करें कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन पर एक रूल ना लगा के एक एक स्टूडेंट पे, यानी कि पूरे के पूरी क्लास में मैं एक रूल ना लगा के, जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी और ये वाली रूल्स तो क्या थी, मेथड्स जो थे ये मेरे पूरे क्लास के ऊपर थे। ऑप्टिमिस्टिक में मैंने 3 तरीके से अपने स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स चेक कर लिया, लॉकिंग में लॉक्स लगा के देख लिया, टाइम स्टैम्प में टाइम स्टैम्प लगा के देख लिया। तो वो क्या था, पूरी क्लास के ऊपर, हर एक एलिमेंट के ऊपर काम करा गया था। तो मैंने एक रूल बनाया मेरी क्लास के लिए कि इस क्लास में 10:05 से 10:15 तक सारे के सारे स्टूडेंट्स चुप रहेंगे, है ना। ठीक है, तो ये रूल क्या है, पूरी क्लास के लिए है, पूरी क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अब मैं क्या बोलती हूँ कि यार मैंने पूरी क्लास पे रूल लगा दिया, फिर भी 2-3 जो नोटोरियस बच्चे थे ना, वो तो मान ही नहीं रहे, वो तो अभी भी बातें करना है, उनको तो बोलते ही रहना है, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं पूरी क्लास को तो छोड़ो, पूरे ट्रांजैक्शंस पे तो हम ठीक है लगाते रहेंगे अप्रोच मेथड्स, हम क्या करते हैं, वो जो नोटोरियस बच्चे हैं एक एक स्टूडेंट पे अलग अलग रूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ सोल्यूशन, राइट। तो 2-3 बच्चे हैं, जो पूरी क्लास तो चुप बैठी है बेचारी, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, जो 2-3 बच्चे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ उन 2 बच्चों पे हम कोई रूल सेट करूंगी मैं, कि आप दोनों बाहर चले जाओ, आप दोनों गेट के बाहर खड़े हो जाओ, एंड ऑल ऑफ दैट, पीछे खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके, वो जो रूल्स हैं वो अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम वाले ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शन पर लगाएंगे। ठीक है, तो दैट टॉपिक इज सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, अरे चल भी नहीं रहा है, चलिए तो अपन वो वाली प्रेजेंटेशन शेयर। हाँ जी, एक इंग्लिश टर्म ही ले लेते हैं शेड्यूल की, कि शेड्यूल जैसे आपका शेड्यूल क्या है, कि आपको सुबह 9 बजे से 12 बजे तक क्लासेस अटेंड करनी है, फिर आपको खाना खाना है, फिर आपको सोना है, फिर आपको शाम में घूमना है, वापस खाना खाना है और सो जाना है ना, कुछ एक बेसिक सा, बीच में तो बहुत कुछ करोगे, फोन वोन खेलोगे, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं एक नॉर्मल शेड्यूल बोल रही हूँ, राइट। तो शेड्यूल क्या, मतलब रूटीन, है ना, किसी भी इंसान का क्या एक रूटीन हो सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं शेड्यूल, है ना। अब हम डीबीएमएस के शेड्यूल्स की अगर बात करें, तो हम बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास ना मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन है T1, एक ट्रांजैक्शन है T2, एक है T3, एक है T4। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हो सकते हैं और अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने T1 शेड्यूल में फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहा, इस दूसरे शेड्यूल T1 ट्रांजैक्शन में फर्स्ट ऑपरेशन, दूसरे ट्रांजैक्शन में सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ट्रांजैक्शन में थर्ड ऑपरेशन, फोर्थ ट्रांजैक्शन में फोर्थ ऑपरेशन, है ना। फिर वापस से फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड एंड फोर्थ, राइट, फाइन। तो ये क्या है, ये एक शेड्यूल हो गया बेसिकली,
कि पूरा का पूरा जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, मान लीजिए 4 ट्रांजैक्शंस हैं, वो किस तरीके से किस टाइम पे कौन सा डेटा रिसोर्स यूज लेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ शेड्यूल। ठीक है, तो ये जैसे हमारे एज एन इंडिविजुअल का शेड्यूल होता है, हम पूरे दिन में क्या करेंगे, इसी तरीके से हमारे ट्रांजैक्शंस का शेड्यूल होता है कुछ ये टैबुलर फॉर्मेट, जिसमें हम पता कर सकते हैं, जिसमें पूरी की पूरी डिटेलिंग सेव की जाएगी कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, किस टाइम पे कौन से डेटा आइटम को रीड करेंगे, पूरी की पूरी डिटेलिंग इज नोन एज अ शेड्यूल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बेसिकली एक लिस्ट बोल सकते हो, एक टेबल बोल सकते हो शेड्यूल को, जिसमें पूरी डिटेलिंग हर एक ट्रांजैक्शन की स्टोर की जाएगी, किस टाइम पे कौन सा डेटा आइटम यूज में ले रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि शेड्यूल हमारा क्या है, अ शेड्यूल इज अ प्रोसेस। देखो अब इसमें शेड्यूल, ठीक है, ये भी एक शेड्यूल हो सकता है जिसमें दो ट्रांजैक्शंस हैं, इस ट्रांजैक्शन में पहले ये रीड आइटम हो रहे हैं, फिर ये T2 कर रहा है, फिर वापस से T1 करेगा और फिर वापस से T2 ट्रांजैक्शन करेगा, राइट। तो इसको भी अपन एक पूरा का पूरा शेड्यूल बोल सकते हैं, है ना, जिसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन का हर ऑपरेशन स्टोर है। ये भी आपका एक शेड्यूल हो सकता है जिसमें T1 ट्रांजैक्शन 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद T2 ट्रांजैक्शन करेगा, वापस से T1 परफॉर्म करेगा, राइट। A schedule is a process of lining the transactions and executing them one by one, right? Basically, it is a process of lining all the transaction, जिसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक के बाद एक लाइन कर दिए गए एंड एक के बाद एक सब ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म कर दिया गया। तो बेसिकली डेटाबेस में ट्रांजैक्शन के टाइम टेबल को तुम क्या बोल सकते हो, शेड्यूल बोल सकते हो। ओके, दिस इज द बेसिक टर्म ऑफ डीबीएमएस। शेड्यूल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये हमको यूजुअल हम सोचते हैं कि ठीक है एक शेड्यूल आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो शेड्यूल कोई और कंसेप्ट टेबल या इससे रिलेटेड नहीं है, हमारे सिंपल ट्रांजैक्शन में किस तरीके की ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग आपको एक शेड्यूल में मिलेगी। When there are multiple transactions that are running in concurrent manner and the order of operation is needed to set so that operations do not overlap each other। ठीक है, शेड्यूल क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही साथ में, कॉन्ग्रुएंसी की जो हम बात कर रहे हैं, एक ही साथ में ऑपरेट करेगा, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। रीड ए के बाद में राइट ए परफॉर्म होने वाला है या रीड बी परफॉर्म होने वाला है, एक मुझे प्रॉपर ऑर्डर जानना बहुत ज़रूरी है कि किस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने वाला है, उसके बाद कौन सा होने वाला है एंड सो ऑन, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कौन प्रोवाइड करता है, हमको प्रोवाइड करवाता है एक प्रॉपर शेड्यूल, जिसमें हर डिटेलिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाती है और मैनेज की जाती है। गॉट इट, ठीक है। तो दो शेड्यूल्स हो गए हमारे पास, ये जो आप सामने देख रहे हैं एग्जाम्पल हो सकता है, बेसिकली लाइनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग देम वन बाय वन। ओके फाइन, हमने अपने शेड्यूल्स को ना वेरियस टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, हमने अपने शेड्यूल्स को कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वेरियस बहुत सारे टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये सारे के सारे वेरियस टाइप्स है हमारे शेड्यूल्स के जो हमको पढ़ने हैं, राइट। हर एक टाइप को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बुक्स में ना आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, बुक्स में आपको मिल जाएगा कैस्केडिंग शेड्यूल्स क्या होता है, आपको रिकवरेबल शेड्यूल मिल जाएगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मिल जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट आपको ये पता नहीं होगा कि शेड्यूल के दो टाइप्स हैं, उसके दो टाइप्स में हैं, फिर उसके वेरियस टाइप्स में आपको वो मिलता है, राइट। तो बेसिकली जब आपको कैस्केड शेड्यूल पढ़ना हो ना, तो कैस्केड शेड्यूल को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए रिमूवेबल क्या होता है, नॉन सीरियल क्या होते हैं, और फिर नॉन सीरियल शेड्यूल्स क्या होते हैं, सीरियलाइजेबल क्या होता है, सीरियल शेड्यूल्स क्या होते हैं, राइट। अगर एब्स्ट्रैक्ट पता पड़ जाए, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मिल जाए तो कुछ मतलब की नहीं होता, वो आपको याद ही करना पड़ता है। फाइन, तो अब क्या होगा, अब जो हमने वो 4 प्रॉब्लम्स जो पढ़ी थी ना,
डर्टी रीड और डर्टी राइट, रीड अपडेट, अनरिपीटेबल, उन 4 प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सोल्यूशन मुझे यहाँ पे इन सब टाइप्स में मिलेगा। इन सब टाइप से मुझे सारा का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरे ट्रांजैक्शन बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे और सबका एक प्रॉपर ऑर्डर होगा जिसके फॉर्मेट में सारे के सारे ट्रांजैक्शन ऑपरेट करेंगे, राइट? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन शेड्यूल्स के बेसिक 2 टाइप से। अभी ये सब छोड़ दीजिए, ये सब इमेजिन मत करिए, अभी सिंपल 2 टाइप्स में इमेजिन कीजिए। 2 टाइप्स के आपके शेड्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये मत सोचना कि मैम ये तो नॉर्मल प्रोसेस ही हो गया, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें तो कम टाइम लगेगा। अभी अपन सिंपल टाइप्स का डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीरियल, एक होता है नॉन सीरियल। अब दोनों में कितना टाइम लग रहा है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उसकी प्रोसेसिंग को मेंटेन कर सकते हैं। ओके फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइम है क्या हमारे पास? चलिए मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको सीरियल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल का, फिर अपन टाइप्स एंड ऑल पे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज सीरियल शेड्यूल। सीरियल मतलब और नॉन सीरियल मतलब, सबसे पहली सीरियल यानी कि सीरीज में, है ना? सीरियल मतलब यानी कि सीरीज में काम होने वाला है। सीरियल एंड पैरेलल तुमने फिजिक्स में पढ़ा था। तो सीरियल तो क्या होता है, एक के बाद एक, है ना? एक के बाद एक, राइट? एक ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, राइट? तो ये तो क्या हो गया, एक सीरियल फॉर्मेट हो गया, वन बाय वन, एक के बाद एक, है ना? नॉन सीरियल यानी कि इसका उल्टा, वन बाय वन नहीं होगा, एक के साथ में मल्टीपल ट्रांजैक्शन काम में कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल सा फंडा, एक के बाद एक ट्रांजैक्शन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सीरियल शेड्यूल। जैसे लाइक दिस, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन है T1, दूसरा ट्रांजैक्शन है T2, राइट? एक का ऑपरेट कर रहा है रीड राइट, इसने सारे का सारा काम कर लिया, उसके बाद में दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रोसेसिंग, राइट रीड। ओके, तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज नोन एज सीरियल शेड्यूल, राइट? दिस, इस तरीके का शेड्यूल, शेड्यूल तो क्या हुआ, ये समझ आ गया ना, पूरा टाइम टेबल हर एक ट्रांजैक्शन का। तो 2 तरीके के टाइम टेबल हो सकते हैं, एक है आपका सीरियल शेड्यूल, एक है आपका नॉन सीरियल। तो सीरियल यानी कि आपका पहला ट्रांजैक्शन ऑपरेट करेगा, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन, फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। आप बोलोगे कि मैम ये तो पहले वाला भी था ना, पहले भी तो यही हो रहा था, कॉन्ग्रुएंसी से पहले तो ये हो रहा था। हम तो टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, राइट? अभी हम तो, ये तो एक तरीका है, ऑब्वियसली है कॉन्ग्रुएंसी में, है ना? ये तो हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपने शेड्यूल को सेट किया है प्रोसेसिंग के लिए। एक तो प्रोसेसिंग के लिए मैंने इस तरीके से सेट कर दिया सीरियल तरीके से, और दूसरा तरीका हो सकता है मेरा नॉन सीरियल, यानी कि ये आपके 2 ट्रांजैक्शंस हैं, एक ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑपरेट कर रहा है, उसके बाद दूसरा ऑपरेट कर रहा है, उसके बाद थर्ड और सेकंड, वापस से फर्स्ट ऑपरेट कर रहा है, फिर वापस से सेकंड ऑपरेट कर रहा है। तो दिस विल बी योर नॉन सीरियल शेड्यूल, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हो बेसिकली। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट पर्टिकुलर टाइम पे अपने इंस्ट्रक्शन सेट्स को शेयर कर रहे हैं, वो हो गए नॉन सीरियल शेड्यूल्स। अगर अपने इंस्ट्रक्शन सेट्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो हो गए सीरियल शेड्यूल्स, ठीक है? डेफिनेशन एंड डिटेलिंग अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।